मैं मोहम्मद इरफान। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है 1.2 का 2 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था। इस वीडियो में जो है हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे जो आपके सामने दिख रहा होगा। क्वेश्चन यह है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। यानी नीचे जो क्वेश्चन दिया हुआ है यह क्वेश्चंस, इसमें आपको एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है और इसमें किस विधि का इस्तेमाल करना है, तो इसमें जो है आपको अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन को लेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका है 12, 15 और 21। तो 12 का अलग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 15 का अलग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और 21 का अलग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 12 का निकाला गया तो 2 छक 12, फिर 2 तिहाई 6 हो गया। 15 निकाला गया तो 3 पाँच 15 हो गया और 21 का निकाला गया तो 3 7 21 हो गया। फिर इसको गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो 12 का गुणनफल के रूप में लिखा गया तो आपका 2 गुणा 3 यानी 2 का स्क्वायर गुणा 3 हो जाएगा और 15 को लिखा गया तो 3 गुणा 5 और 21 का लिखा गया तो 3 गुणा 7 हो गया। अब इसमें एचसीएफ में क्या किया जाता है, जो अंक तीनों में कॉमन यानी कि शामिल रहता है वही अंक आपका एचसीएफ कहलाता है। तो तीनों में आपका जो है वो 3 जो है वो तीनों में शामिल है, इसीलिए 3 जो है वो आपका एचसीएफ हो गया। और एलसीएम क्या होता है, जो अंक तीनों में शामिल हो उसको भी लिया जाता है और जो तीनों में शामिल ना हो उसको भी लिया जाता है। तो तीनों में शामिल है 3, तो पहले 3 ले लिया गया है। उसके बाद अब 2 का स्क्वायर शामिल नहीं है तो उसको भी लिया गया है, 5 शामिल नहीं है उसको भी लिया गया है और 7 शामिल नहीं है उसको भी लिया गया है। और फिर इन सब में गुणा कर दिया गया है तो आपका 420 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, थर्ड का सेकेंड नंबर देखेंगे। तो थर्ड का सेकेंड नंबर में आपका 17 है, 23 है और 29 है। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड अलग निकालेंगे, 23 का अलग निकालेंगे और 29 का अलग निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 17 एकम 17, ये हो जाएगा 23 एकम 23 और ये हो जाएगा 29 एकम 29। फिर 17 को जो है हम गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो 17 गुणा 1, 23 का गुणनफल हो जाएगा 23 गुणा 1 और 29 के गुणनफल में आपको हो जाएगा 29 गुणा 1। अब इसमें एचसीएफ वाला निकालना है। एचसीएफ वही अंक होता है जो अंक तीनों में शामिल हो। तो तीनों में शामिल आपका जो है 1 है तो 1 आपका एचसीएफ हो गया। और एलसीएम जो होता है जो अंक तीनों में शामिल हो वो भी और जो अंक तीनों में शामिल ना हो वो भी, सभी को मल्टीप्लाई किया जाता है, गुना किया जाता है तो आपका एलसीएम निकलता है। तो इसीलिए सब में शामिल 1 है तो पहले 1 लिख लिया गया है। 17 शामिल नहीं है सब में, उसको भी लिखा गया। तो 23 नहीं शामिल है उसको भी लिखा गया, 29 नहीं शामिल है उसको भी लिखा गया। इन सब में गुणा किया गया है तो 1139 आ गया है। अब जो है हम एक्सरसाइज 1.2 का चौथा क्वेश्चन देखेंगे जो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा। एचसीएफ 306 657 का निकाला गया है तो 9 आया है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके अलावा एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब यह है इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाला गया है तो 9 आया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और एलसीएम को निकालने के लिए इन्हीं दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग बताया गया था कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम के। अब 2 संख्याओं का मतलब वो ये दोनों संख्या, ठीक है, दोनों संख्या लिख दिया गया है। गुणनफल का मतलब गुना होता है। एचसीएफ आपका 9 दिया है तो 9 रख दिया गया है और एलसीएम आपको निकालना है तो एलसीएम को वैसे लिख दिया गया है। फिर इसको वैसे ही यहाँ पर लिख दिया गया है और ये 9 जो है गुना में है, इधर तो बटा कर दिया गया है। फिर इसको 9 से काटा गया है तो यह 73 बार में कट गया है। इतना गुना इतना लिख दिया गया है और एलसीएम का आपका एलसीएम हो गया, इसलिए आपका इन दोनों में गुणा किया गया है तो वो 22,338 आ गया है। देखिए यहाँ जो एलसीएम आपका निकाला गया है, एलसीएम लिखे हुए अगर यहाँ हम चाहेंगे तो ब्रैकेट का अंदर लिख सकते हैं एलसीएम 306 657, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसे लिखिए या इसको ब्रैकेट में कर दीजिए। 5वां क्वेश्चन देखेंगे। जाँच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 यानी 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए इसमें एक संख्या दिया हुआ है प्राकृतिक संख्या, इसके बारे में आपको बताया गया था कि वैसी संख्या जो 1 से शुरू होती है वैसी संख्या को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। तो ये जो प्राकृतिक संख्या n जो है, क्या यह 6 के प्राकृतिक संख्या n है तो क्या 6 के पावर n जो है वह 0 पर समाप्त हो सकती है। ये
बोला जा रहा है कि जांच करके बताइए। ठीक है, तो जो अंक यहाँ दिया हुआ पर इस अंक का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणा 3 और ये पावर n है तो n रहेगा, जिसका मतलब हुआ एक बार 2 के पावर n और एक बार 3 का पावर n। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब इसका अभाज्य गुणनखंड निकाला गया है तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, जबकि एक प्रमेय है जिसका नाम है आधारित प्रमेय। आधारित प्रमेय यह कहता है कि किसी भी प्राकृत संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 5 नहीं है, इसलिए 6 के पावर n जो है वह शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। देखिए एक बार और समझ लीजिए, आधारित प्रमेय यह कहता है कि किसी भी संख्या को, किसी भी प्राकृतिक संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 का होना जरूरी है, लेकिन यहाँ 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं तो इसमें 5 नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 6 के पावर n जो है वह शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। अब हम 1.2 का छठा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 ये जो है भाज्य संख्याएँ क्यों हैं। तो भाज्य संख्या आपको बताया गया था कि वैसी संख्या जो एक से अपने आप से और किसी और संख्या से विभाजित हो जाए उसे कहते हैं भाज्य संख्या। या इसका एक और परिभाषा होता है कि जब भी किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो तो उसको भी हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो हमने ये पहला वाला संख्या पर पहले हम इस पर चेक कर रहे हैं, तो इस पर हमने चेक किया तो इसमें से आपका जो है 13 कॉमन निकला, तो 7 11 ये निकल गया आपका, तो 1 बचा, प्लस ये भी निकल गया कॉमन तो 1 बचा। तो ये आपका वही अंक हो गया। इसको सॉल्व किया गया तो 78 आया है, इसे गुणा कर दिया गया तो 1014 आया है। अब ये 1014 जो है यह एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि यह संख्या जो है इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इसका अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक आएगा। ठीक है, यानी यह संख्या जो है वह आपका 2 से अधिक संख्या से कट जाएगा। फिर उसी तरह हम इसको निकालेंगे तो इसको हमने यहाँ पर लिख लिया है और इसमें से जो है 5 कॉमन निकालेंगे, बाकी 5 कॉमन निकालेंगे तो इसको वैसे ही लिख दिया गया। यहाँ पर 1 आ गया, 4 3 2 और 1 हो गया, फिर यहाँ से निकल गया 5 तो आपका 1 बचा। तो इसको ये वैसे लिख दिया गया है, इसको सॉल्व किया गया है और सॉल्व करके इसको जोड़ा गया है तो वो इतना आया है, फिर इसको गुणा कर दिया गया तो ये 1045 आ गया। अब 1045 जो है ये भी आपका एक भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका भी 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड होगा, मतलब ये संख्या जो है 2 या उससे अधिक संख्या से कट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन समझने वाला है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर